वेलकम टू द ऑनलाइन ट्यूटोरियल ऑफ AW Academy। हमने हमारे एनवायरमेंटल मैनेजमेंट इस चैप्टर में लास्ट सेशन में 2 चार्ट कंप्लीट किए। अलॉन्ग विद दैट चार्ट मैंने आपको पैडी फील्ड्स के बारे में और कभी किसी फूड चेन में अगर एक ट्रॉपिक लेवल का काउंट डिक्लाइन हो जाता है तो वो पूरे फूड चेन को ही क्या करता है, अफेक्ट करता है, इन चीज़ों के बारे में बताया था। मतलब इन दिस एनवायरनमेंट और इन दिस इकोसिस्टम एवरीवन इज डिपेंडेंट ऑन अदर। हर एक ट्रॉपिक लेवल का अपना एक फंक्शनैलिटी है और कोई भी ट्रॉपिक लेवल अगर एनवायरनमेंट में अफेक्ट होती है तो वो दूसरे ट्रॉपिक लेवल्स को भी अफेक्ट करते जाएगा। ओके, नाउ इन दिस पार्ट वी विल डील विथ द रिलेशनशिप बिटवीन एनवायरनमेंट एंड इकोसिस्टम। ठीक है, रिलेशनशिप बिटवीन एनवायरनमेंट एंड इकोसिस्टम। अब जब एनवायरनमेंट की बात की जाती है तो इट इज अ ब्रॉड कंसेप्ट। एनवायरनमेंट को क्या बोला जाता है? इट इज अ ब्रॉड कंसेप्ट, मतलब ये एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है और इनमें हमें एक कलेक्टिव टर्म दिखाई देती है विच इंक्लूड्स फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल फैक्टर्स। फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल फैक्टर्स दैट सराउंड द लिविंग ऑर्गेनिज्म। और एनवायरनमेंट क्या इंक्लूड करता है? एनवायरनमेंट includes physical, chemical, biological factors around the living organisms। ठीक है, तो एक ब्रॉड कंसेप्ट है जो फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल फैक्टर्स को क्या करता है, कंटेन करता है। अब यहां पे जब एनवायरनमेंट के टाइप्स दिए जाते हैं तो ध्यान में रखिएगा, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट। दो टाइप्स के एनवायरनमेंट हमें मिलेंगे। एक रहेगा नेचुरल एनवायरनमेंट और दूसरा रहेगा आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट। नेचुरल एनवायरनमेंट और दूसरा रहेगा आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट। जब नेचुरल एनवायरनमेंट की बात की जाती है तो हियर नेचुरल एनवायरनमेंट इंक्लूड एयर, वाटर, सनलाइट। और व्हेन वी टॉक अबाउट द आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट तो इट इज कंसिडर्ड एज मैन मेड। ये क्या कंसिडर किया जाता है? मैन मेड। मतलब अर्बनाइजेशन विल बी इंक्लूडेड इन द आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट। ठीक है, अब ये टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट थे। देयर आर 2 मेन फैक्टर्स इन एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट में एनवायरनमेंट मतलब एक इंफॉर्मेशन आप ध्यान में रख लीजिए, एनवायरनमेंट और इकोसिस्टम में का डिफरेंस क्या है। तो इन द एनवायरनमेंट हम एक फिजिकल, केमिकल या आज मतलब एक क्वेश्चन हम अराइज करते हैं कि आज का एनवायरनमेंट कैसा है, तो दैट इट इज़ समवॉट ह्यूमिड
आज का एनवायरनमेंट कैसा है, तो इट कैन बी लाइक इट्स हॉट टुडे। तो ये कंसेप्ट हम इकोसिस्टम में ये सवाल नहीं पूछ सकते, समझ रहे हो। तो एनवायरनमेंट में हमेशा ध्यान में रखिएगा कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट, नेचुरल एनवायरनमेंट और आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट, एंड देयर आर टू फैक्टर्स ऑफ एनवायरनमेंट। ध्यान में रखिएगा, देयर आर टू फैक्टर्स ऑफ एनवायरनमेंट। एक रहेगा बायोटिक फैक्टर। बायोटिक मतलब हमने बताया है, हमने देखा है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स इनमें इंक्लूड रहेंगे। दूसरा है अबायोटिक फैक्टर। एक कौन सा है, बायोटिक फैक्टर, और एक कौन सा है, अबायोटिक फैक्टर। बायोटिक फैक्टर में कौन इंक्लूड किए जाते हैं, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, बायोटिक फैक्टर और अबायोटिक फैक्टर। नाउ व्हेन वी कम टू द नेक्स्ट टर्म, that when we talk about the ecosystem, तो इकोसिस्टम को क्या डिफाइन किया जाता है ये भी हमें देखना है। इकोसिस्टम इज व्हाट, इकोसिस्टम को सिंपली डिफाइन किया जाता है द रिलेशन बिटवीन बायोटिक एंड abiotic factors, the relation between biotic and abiotic factors। देखिए लिविंग ऑर्गेनिजम्स और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जो रिलेशनशिप है या इंटरेक्शन है, द इंटरेक्शन बिटवीन बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर इज कॉल्ड एज इकोलॉजी। Biotic and abiotic factors of environment is called as ecology। मतलब the study of relation between, यहाँ पे ध्यान में रखिएगा when we are studying, logos मतलब स्टडी होता है, ठीक है। अब इसी इकोलॉजी का अगर एक कोई स्मॉल यूनिट हम देखते हैं तो उसे कहा जाता है इकोसिस्टम। द स्मॉलर यूनिट ऑफ दैट इकोलॉजी इज कॉल्ड एज इकोसिस्टम, ठीक है। मतलब अगर बेसिक फंक्शनल यूनिट यूज टू स्टडी द इकोलॉजी इज कॉल्ड एज इकोसिस्टम, ये ध्यान में आ जाएगा। लिख देता हूं यहां पे, बेसिक यूनिट यूज्ड टू स्टडी इकोलॉजी कॉल्ड इकोसिस्टम। ये सभी डेफिनेशंस आपको याद रखनी है अच्छे से, एग्जाम्स में पूछी जा सकती है। कुछ भी पूछा जा सकता है कि भाई एनवायरनमेंट कैसा कंसेप्ट है, तो इट इज अ ब्रॉड कंसेप्ट, और कौन से क्या क्या इंक्लूड करता है एनवायरनमेंट, तो इट इज इंक्लूडिंग अ फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल फैक्टर्स अराउंड दी लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अब टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट अगर आपको पूछा है तो यू आर गोइंग टू राइट द नेचुरल एनवायरनमेंट। नेचुरल इस वर्ड से हमें पता है एयर, वाटर, सनलाइट, ये नेचुरल एनवायरनमेंट में इंक्लूड होगा, ठीक है। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट, तो यहाँ पे हमें पता है हियर वी विल गेट अगर हमें आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट की बात करते हैं तो मैन मेड एनवायरनमेंट, ठीक है, दैट विल बी कॉल्ड एज द मैन मेड एनवायरनमेंट, ठीक है। दूसरा है व्हेन वी टॉक अबाउट द फैक्टर्स ऑफ एनवायरनमेंट, तो पहला फैक्टर आता है बायोटिक फैक्टर और दूसरा फैक्टर आता है अबायोटिक फैक्टर। बायोटिक फैक्टर मतलब वी विल सी दैट दे आर लिविंग टोटली, एंड अबायोटिक फैक्टर तो दे आर नॉन लिविंग। बायोटिक फैक्टर क्या है, लिविंग, एंड अबायोटिक फैक्टर क्या है, तो दे आर नॉन लिविंग। समझ में आ रहा है। तो इसी तरह का ये एक बेसिक टर्मिनोलॉजी है फॉर द एनवायरनमेंट, ठीक है। अब इकोसिस्टम में जब हम एग्जाम्पल लेते हैं, व्हेन वी
टॉक अबाउट द एग्जाम्पल इन इकोसिस्टम, तो आपको बताना चाहूँगा, अगर आप वन ऑफ द स्मॉल इकोसिस्टम लेते हैं तो पॉन्ड इकोसिस्टम इज ऑल्सो दी पॉन्ड्स जो है, पॉन्ड्स म्हणजे जे द स्मॉल सोर्सेस ऑफ वाटर, मतलब छोटे छोटे पानी के जो सोर्सेस रहते हैं, दे आर ऑल्सो कंसिडर्ड एज इकोसिस्टम, क्योंकि उनमें भी हमें अलग अलग लिविंग ऑर्गेनिजम्स का प्रेजेंस दिखता है एंड दे आर शोविंग अस अ फूड चेन, एक टाइप की कौन सी ना कौन सी फूड चेन हमें वो क्या करेगा, शो करेगा। ओके, तो द थिंग इज कि जब हम इकोसिस्टम का एग्जाम्पल लेते हैं तो स्मॉलर इकोसिस्टम में हम पॉन्ड इकोसिस्टम या ट्री इज ए इकोसिस्टम, वहां पे भी नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है। देन फॉरेस्ट इज एन इकोसिस्टम, फॉरेस्ट भी एक इकोसिस्टम है, ठीक है। और उसके साथ लार्जेस्ट इकोसिस्टम की अगर बात करते हैं तो अर्थ इज द लार्जेस्ट इकोसिस्टम, अर्थ is the largest ecosystem, अर्थ क्या है, लार्जेस्ट इकोसिस्टम है, ये आपको ध्यान में रखना है, समझ रहे हो, अर्थ इज अ लार्जेस्ट इकोसिस्टम, ठीक है। अब अर्थ को हमने क्या कहा, ये लार्जेस्ट इकोसिस्टम का, और इट शोज यू द इंटरेक्शन बिटवीन डिफरेंट लिविंग एंड नॉन लिविंग फॅक्टर्स, लिव्हिंग और नॉन लिव्हिंग फॅक्टर्स में बहुत सारे इंटरॅक्शन, म्हणजे ते एकमेकांवर आपल्याला काय दिसतात, डिपेंडंट दिसतात। अब व्हेन वी टॉक अबाउट द बैलेंस बिटवीन द एनवायरमेंट, तो हमें पता है, आपने प्रीवियस क्लासेस में साइकिल्स देखी होगी, जिस तरह से एनवायरमेंट में बैलेंस कैसे मेंटेन किया जाता है। अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं तो आपने कार्बन साइकिल का एग्जाम्पल देखा होगा कि प्लांट्स CO2 क्या करते हैं, यूज करते हैं, एंड अलॉन्ग विथ वाटर इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट दे प्रोड्यूस द ग्लूकोज, और उसी ग्लूकोज का यूज करके वो खुद की डेवलपमेंट भी करते हैं, दे विल डेवलप देमसेल्व्स, एंड आफ्टर दैट उनकी डेवलपमेंट होने के बाद दे विल ट्रांसफर, मतलब दैट सोर्स ऑफ फूड इज यूज बाय एनिमल्स। अब वो सोर्स ऑफ फूड अगर हर्बिवोर्स यूज कर रहे हैं तो हर्बिवोर्स भी उनमें खुद की डेवलपमेंट दिखाते हैं। हर्बिवोर्स के ऊपर कौन डिपेंडेंट है, कार्निवोर्स। अब कुछ जो प्लांट्स और एनिमल्स थे वो एट द टाइम ऑफ एक्सटिंक्शन फॉसिल फ्यूल्स में कन्वर्ट हो गए, मतलब एक्सटिंक्ट जब हुए तो देयर बॉडीज, उनकी बॉडीज अर्थ में सॉइल के नीचे डीप डाउन क्या हो गई, बरीड हो गई, म्हणजे ते डीप डाउन अर्थच्या आतमध्ये, पृथ्वीच्या आतमध्ये काय झाले, कवर्ड झाले, and after millions of years they got converted into the fossil fuels। अब ह्यूमंस डेवलप हुए हैं, एनिमल्स डेवलप हुए हैं, फॉसिल फ्यूल्स है, द फॉसिल फ्यूल्स आर यूज्ड इन इंडस्ट्रीज, तो उससे CO2 वापस रिलीज किया जा रहा है एनवायरनमेंट में, और ह्यूमंस और एनिमल्स इनकी डेथ होने के बाद, इनका डिकम्पोजिशन होने के बाद भी क्या रिलीज होता है, CO2 रिलीज होता है, मतलब इट इज अ साइक्लिक पाथवे। ऐसा ही एनवायरनमेंट का बैलेंस रखने के लिए नाइट्रोजन साइकिल है, देयर आर डिफरेंट साइकिल्स। साइकिल में पहला आता है कार्बन साइकिल, दूसरा आता है नाइट्रोजन साइकिल, तीसरा आता है ऑक्सीजन साइकिल, देन नेक्स्ट फॉस्फोरस साइकिल। ये सभी साइकिल क्या कर रही है, ये जो मिनरल्स है इनको एनवायरनमेंट में वापस लाने का क्या करती है, काम करती है। अगर ये साइकिल्स प्रेजेंट नहीं रहती तो ये एनवायरनमेंट का वर्किंग ही नहीं चलता था, द एनवायरनमेंट का बैलेंस ही मेंटेन नहीं होता था। तो फॉर दैट पर्पज दीज साइकिल्स आर अ लॉट ऑफ इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये साइकिल्स, ठीक है। और याद रखिएगा कि जब हम एनवायरनमेंट और इकोसिस्टम का बैलेंस करते हैं तो आज के डेट में वो बैलेंस बिगड़ चुका है। मतलब जब हम बात कर रहे हैं फॉरेस्ट की, तो फॉरेस्ट से हमें जो आउटपुट मिलते थे उस आउटपुट के लिए या उस प्रोडक्टिविटी के लिए आज हम फॉरेस्ट को एक लिमिट के बाहर क्या कर रहे हैं, कट कर रहे हैं, और उसी वजह से
और उसके साथ ही इंडस्ट्रीज बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, अर्बनाइजेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, पैकेजिंग फूड मटेरियल, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ये सभी का, सीमेंट का यूज़, इन सभी की वजह से, मॉडर्न लाइफस्टाइल की वजह से इलेक्ट्रिसिटी का यूज़, तो ये बढ़ते जा रहा है और ये बैलेंस कहीं तो भी बिगड़ चुका है। उसकी वजह से देयर इज अ राइज इन सी लेवल, अर्थ का टेम्परेचर बढ़ते जा रहा है, विच कॉजेज ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन डिप्लीशन हो रहा है। तो ये जो नंबर ऑफ हम उसे बोल सकते हैं कि जो प्रॉब्लम्स है, दीज आर कॉल्ड एज कैटास्ट्रॉफीज, ये बहुत बड़े प्रॉब्लम्स है जो अपकमिंग ईयर्स में हमें जिसके थ्रू जाना है। वाटर लेवल्स ड्यू टू द बोरवेल्स, हमने वाटर लेवल्स क्या कर हो गई है, अर्थ की कम हो गई है। फॉरेस्ट कट होने की वजह से हम बोल सकते हैं कि रेनी सीजन ये छोटा हो गया। अगर रेन, इफ़ देर इज़ अ रेन, तो वो इतनी आ जाती है कि देर इज़ अ राइज ऑफ फ्लड, या कुछ जगह पे कुछ एक बूंद भी पानी नहीं गिरेगा। तो ये एक इम्बैलेंस है, सुनामी जैसी चीज़ें, ये भी किसका आउटपुट है, तो एक एनवायरनमेंट का क्या है, इम्बैलेंस है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो एनवायरनमेंट मतलब हम ह्यूमंस या कोई एनिमल्स, ह्यूमंस आर टोटली डिपेंडेंट ऑन नेचर। अगर ये नेचर ही नहीं रहा तो देयर विल बी नो ह्यूमंस, यह बात आपको ध्यान में रखना है और उस नेचर को सर्वाइव करना है, ये हमारा बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मतलब देयर इज अ सेंटेंस दैट द अर्थ provides, earth is having sufficient amount of food if you need it, मतलब जिसको ज़रूरत है उसके लिए अर्थ के पास sufficient amount of food है, बट the person who is greedy, जिसकी भूख खत्म नहीं हो रही है, उसके लिए अर्थ भी क्या हो जाएगा, अर्थ का नेचर भी क्या हो जाएगा, कम गिर जाएगा। इट इज़ द सेंटेंस कि हमने बहुत बैलेंस में अर्थ को क्या करना चाहिए, मेंटेन करना चाहिए, तब जाके सभी एनिमल्स, सभी इकोसिस्टम, सभी पूरा का पूरा एनवायरनमेंट ये क्या रहेगा, बैलेंस रहेगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। एंड अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो देयर विल बी नो फ्यूचर जनरेशंस, याद रखिएगा, ठीक है। अब फैक्टर्स अफेक्टिंग एनवायरनमेंट की जब हम बात करते हैं, व्हेन वी सी द फैक्टर्स अफेक्टिंग द एनवायरनमेंट, तो याद रखिएगा, तो हियर यहाँ पे दो फैक्टर्स है, देर आर टू फैक्टर्स, एक है नेचुरल फैक्टर, एक है मैनमेड फैक्टर। अब नेचुरल फैक्टर्स हमें पता है, अर्थक्वेक्स, can go for volcano eruption, earthquakes, volcano eruption, floods, forest fire, drought, floods, फॉरेस्ट फायर, ड्रॉट मतलब दुष्काल, ये सभी नेचुरल फैक्टर्स है विच अफेक्ट्स द एनवायरनमेंट। दूसरी बात मैनमेड फैक्टर्स, मैनमेड में इंडस्ट्रियलाइजेशन जो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, ऑटोमोबाइल्स का यूज, urbanization, then you can go for the construction of dams, these are the man-made factors which affects the environment, ठीक है। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स है जो एनवायरनमेंट को क्या करते हैं, अपोज करती है, ठीक है। तो ये पार्ट था which gives us the information about the environment. Now
in the next part we will come up with the types of pollution. टाइप्स ऑफ पोल्यूशन के बारे में हम इंफॉर्मेशन लेंगे और हम बायोडाइवर्सिटी की किस तरह के ऑर्गेनिजम्स को हमें क्या करना है, मेंटेन करके रखना है, कौन सी स्पीसीज एंडेंजर्ड है जो बहुत जल्दी क्या हो सकती है, एक्सटेंड हो सकती है, ऐसे कुछ चीज़ों का हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे, ठीक है। और वी विल टॉक अबाउट द पोल्यूशन, नेचुरल पोल्यूशन, आर्टिफिशियल पोल्यूशन, ये भी हम देखेंगे, ठीक है। उसके बाद कौन से गैसेस किस तरह से इफेक्ट दिखाते हैं, उनके सोर्सेस क्या है, ये फंक्शनलिटीज़ भी हम देखेंगे। सो इन दिस लेक्चर हमने ये देखा कि एनवायरनमेंट किसे कहते हैं। तो एनवायरनमेंट ये केमिकल, फिजिकल और बायोलॉजिकल। केमिकल मतलब ऑल द केमिकल्स, फिजिकल मतलब द फैक्टर्स विच वी कैन सी, विच वी कैन फील, बायोलॉजिकल मतलब द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। और इन सभी फैक्टर्स को मिलके जब वो ऑर्गेनिजम्स के साथ डील कर रहा है, सराउंडिंग है ऑर्गेनिजम्स में, उन सभी फैक्टर्स को एक एनवायरनमेंट कहा जाता है। और तभी जब हम इकोसिस्टम को एनवायरनमेंट से कंपेयर करते हैं तो इकोसिस्टम ये हमें बता रहा है दैट देयर इज अ स्टडी। अगर इस एनवायरनमेंट की हम स्टडी कर रहे हैं, उसके बायोटिक और बायोफिटिक फैक्टर्स का रिलेशनशिप हम स्टडी कर रहे हैं, तो उसे कहा जाता है इकोलॉजी। और इस इकोलॉजी में बहुत सारे स्मॉलर फंक्शनल यूनिट्स है, एक्वेटिक इकोसिस्टम, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, एरियल इकोसिस्टम, उसके बाद फॉरेस्ट इकोसिस्टम। इन सभी इकोसिस्टम्स को अगर हम ज्वाइन करते हैं तो देर इज अ बिगेस्ट इकोसिस्टम विच वी कॉल दी अर्थ। अर्थ इज कंसिडर्ड एज द लार्जेस्ट इकोसिस्टम। और इसी इकोसिस्टम में इन दोनों का बैलेंस मेंटेन रखना चाहिए। यही इस पार्ट का हमें क्या था, एक मैसेज था कि एनवायरमेंटल बैलेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हमें हमारी फ्यूचर जनरेशन्स को सब कुछ देना है, सब कुछ उनके लिए प्रिजर्व करके रखना है, तो इट इज इंपॉर्टेंट टू बैलेंस द एनवायरमेंट। ओके, देन वी हैव डिवाइडेड टू कि फैक्टर्स जो एनवायरनमेंट को अफेक्ट करते हैं उनको दो पार्ट में डिवाइड किया, नेचुरल और आर्टिफिशियल, दैट इज मैन मेड, अर्थक्वेक्स, वोल्केनो, फ्लड्स, फॉरेस्ट फायर, ड्रॉट, दीज आर दी नेचुरल, इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन, ऑटोमोबाइल्स, कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स, ठीक है, ये दीज ऑल आर कंसिडर्ड एज दी